हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका लॉगआउट एकेडमी चैनल पर। तो दोस्तों, टारगेट 746 सीरीज का आज ये 8वां पार्ट है, जिसमें हम रोज की तरह 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करने वाले हैं, जो कि आगामी उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हम टारगेट 746 सीरीज के 7 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में हमने 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करी है, जिसमें सभी क्वेश्चन मिक्स होंगे उत्तराखंड के, रीजनिंग के, हिंदी के, जीएस के, सभी जिस तरह से उत्तराखंड का एग्ज़ाम आता है, जिस तरह का सिलेबस है, उसी सिलेबस के आधार पर ये क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक, तो दोस्तों, अगर आपने पहले के जो सेट हैं वो नहीं देखे हैं, पहले के प्रैक्टिस सेट जो कि 7 सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं, जिसमें 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आइए आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसकी शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन इसमें हम लेते हैं, और पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक, तो पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा है सिट्रिक अम्ल, तीसरा है आपका मौलिक अम्ल, और डी ऑप्शन में दिया हुआ है बी और सी दोनों। ठीक, तो टमाटर जो है उसमें सिट्रिक अम्ल भी पाया जाता है और मौलिक एसिड भी पाया जाता है, तो ऑप्शन डी जो है वो एकदम राइट हो जाएगा, बी और सी दोनों यहाँ पर हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। पूछा गया है, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है। तो 2020 में जो बुकर पुरस्कार दिया गया है, मैन बुकर पुरस्कार, वो किस पुस्तक के लिए दिया गया है। तो पुस्तक के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन में है द रिपब्लिक एथिक, बी ऑप्शन है माई ईयर्स विद राजीव, टाइम्स एंड ट्रेजेडी, थर्ड ऑप्शन है वॉइसेस ऑफ डिसेंट, और डी ऑप्शन है सम्पी वेन। तो 2020 का जो बुकर पुरस्कार मिला है वो पुस्तक का नाम है, ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा यहाँ पर, सम्मी बेन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन है 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व के जनसंख्या के कितने प्रतिशत थी। 18% या 17.5% या 6.5% या 17%। ठीक, तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की 17.5% थी। ठीक, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, कुमाऊं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है। ठीक, तो कुमाऊं वाला क्षेत्र है वो किन नदियों के बीच में है, ये पूछा गया है। ए ऑप्शन है सिंधु और सतलज, बी ऑप्शन है सतलज और काली, सी ऑप्शन है तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, और डी ऑप्शन है काली और तीस्ता। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो बी है, सतलज और काली के बीच स्थित है कुमाऊं हिमालय। अगला क्वेश्चन लेते हैं, पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक, कावेरी, महानदी, कृष्णा या नर्मदा। पूछा गया डेल्टा नहीं बनाती है, तो यहाँ पर 5 का जो हो जाएगा, कावेरी नदी डेल्टा बनाती है, महानदी भी डेल्टा बनाती है, कृष्णा भी डेल्टा बनाती है, लेकिन नर्मदा नदी जो है वो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, छठा क्वेश्चन। पूछा गया है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया। जनवरी 1946, मार्च 1946, मार्च 1945, फरवरी 1945। तो पहले भी पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन उत्तराखंड के एग्जाम में। तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था वो आया था मार्च 1946, यानी कि बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सातवां क्वेश्चन है आपका कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी कब से लागू किया गया। 1 अप्रैल 2017 से, 1 जुलाई 2016 या 1 जुलाई 2017 या 1 जनवरी 2017। ठीक, तो यहाँ पर जीएसटी पूछा है कि भारत में कब लागू हुआ। तो जीएसटी जो लागू हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2017। यहाँ पर 7 का ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। ठीक, अगर हम बात करें यहाँ पर जीएसटी की, थोड़ी बहुत हम जीएसटी की बात कर लेते हैं। ठीक, तो अगर पूछा जाए कभी कि जीएसटी बिल को पास करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना, तो असम ने सर्वप्रथम जीएसटी जो बिल था वो पास किया था, तो असम राज्य हो गया। ठीक, जीएसटी अगर पूछा जाए कि किस प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, तो जीएसटी कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक,
और जो जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के वित्त मंत्री। वित्त मंत्री क्या होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी यानी कि जीएसटी को लाया गया, तो 122वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक, जिसमें क्या गया था, जीएसटी लाया गया था। और ये आपका 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा में ये बिल पास हुआ था। उसके बाद 6 अगस्त को लोकसभा से ये पारित हुआ था। उसके बाद ये 1 जुलाई 2017 को था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 8वां क्वेश्चन है, पूछा गया है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक, तो रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया गया है, तो इसको एक बार करके देख लेते हैं। पूछा गया है एक व्यक्ति 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो दिशाएं आपको पता होनी चाहिए। ये पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है और ये दक्षिण दिशा होती है। इसमें पूछा गया है एक व्यक्ति जो है वो 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो मान लीजिए ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है और ये 8 किलोमीटर यहाँ से चलता है पश्चिम की ओर। ठीक है, 8 किलोमीटर चला पश्चिम की ओर। फिर कह रहे हैं कि फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। पूर्व पश्चिम उत्तर कहाँ है, ऊपर की तरफ है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चल रहा है, तो ये 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। अब कह रहे हैं कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, प्रारंभिक यानी कि सबसे पहले वो यहाँ पे खड़ा था। अब ये पूछा गया है कि वो यहाँ से कितनी दूरी पर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी निकालनी है, ये वाली दूरी। ठीक, तो इसमें आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। ठीक, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपका, इसको कर्ण कहते हैं। ये आपका आधार हो जाता है और ये क्या हो जाता है, ये ऊंचाई या लंबाई जो भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस, इसको थोड़ा हम साफ कर लेते हैं फिर सही से आपको दिख जाएगा। ठीक, पूरा इसको रफ कर लेते हैं। तो ये कह रहे हैं, देखिए पश्चिम की ओर चलता है कितना, 8 किलोमीटर। ठीक, फिर उसके बाद चलता है उत्तर की ओर 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर, अब प्रारंभिक स्थान पे वो यहाँ पे था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या ऊंचाई भी आप कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं इसको। ठीक, तो देखिए आधार ये है आपका, तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, ठीक, लंब या इसको जो भी कह लीजिए आप, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 8 8 64 हो जाएगा यहाँ पर, और 6 6 36 हो जाएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये क्या कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, अब ये कर्ण का स्क्वायर आपको निकालना है, यानी कि ये वाली चीज़ आपको निकालनी है। ठीक, तो अगर स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा 100। ठीक, तो के बराबर ये हो जाएगा 100, और 100 का अगर रूट निकालेंगे तो आपके कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 10 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक, तो ऑप्शन में 10 किलोमीटर होगा, तो ए ऑप्शन में है 10 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 9वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी। ठीक, तो भारत शासन अधिनियम 1919 की यहाँ पर प्रमुख विशेषताएं नहीं थी पूछा गया है। तो कौन सी विशेषता नहीं थी वो आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण में रियासत, तो ये वाली विशेषता तो थी। उसके बाद भारतीय विधायिका को ज़्यादा प्रतिनिधित्वात्मक बनाया जाना, ये भी 1919 अधिनियम में था। सी ऑप्शन है केंद्र में दैध शासन, तो ये वाला नहीं था 1919 के अधिनियम में, केंद्रों में दैध शासन, ये आया था 1935 के अधिनियम में। ठीक, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों से दैध शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक, और केंद्र में क्या हुआ, फिर दैध शासन की स्थापना हुई। ठीक, तो यहाँ पे 1919 वाले में केंद्र में दैध शासन नहीं था, प्रांतों में दैध शासन था। डी वाला ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, केंद्रों में दैध शासन। ठीक, तो भारत शासन अधिनियम 1919 जो था उसको हम माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी इसको कहा जाता है। इसका दूसरा नाम यही है, क्योंकि जो गवर्नर जनरल थे वो यही थे। ठीक, और इस अधिनियम के तहत सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है 1929 में, इसी
भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत 1929 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है 1929 लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया, तो 1929 में। ठीक, फिर 1935 में क्या हुआ था, इसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद उसमें क्या हुआ, प्रांतों में जो दैत्य शासन था उसको समाप्त कर दिया गया और केंद्र में दैत्य शासन की स्थापना हो गई थी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 10वां क्वेश्चन है, समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? समुद्र के तल पर रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? लोटिक कहते हैं, बेंथिक कहते हैं, पोलोजिक कहते हैं या लेंटिक कहते हैं? तो समुद्र के तल पर रहने वाले जो जंतु हैं उनको बेंथिक कहते हैं। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से कौन भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? यानी कि 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है। पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप या कोई नहीं? ठीक, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा एकदम राइट हो जाएगा। ये है भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश। कौन? लक्षद्वीप। 12वां क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किसने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? ठीक, हेमंती नंदन बहुगुणा, श्रीदेव सुमन, भगवती चरण निर्मोही या सभी? ठीक, तो क्वेश्चन थोड़ा ये है कि उत्तराखंड से नमक सत्याग्रह में किसने भाग लिया था? तो यहाँ पर उत्तराखंड के जो व्यक्ति हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, भगवती चरण निर्मोही, जिन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। ठीक, जिसको हम दांडी यात्रा भी कहते हैं। ठीक, तो थोड़ी बहुत हम दांडी यात्रा जो नमक सत्याग्रह था उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक, अगर पूछा जाए उत्तराखंड से कितने लोगों ने भाग लिया है, तो उत्तराखंड से यहाँ पर कई लोगों के नाम आते हैं, जिसमें एक तो आ गया भगवती चरण निर्मोही। उसके बाद एक व्यक्ति होते हैं भैरव दत्त, ये भी क्या करते हैं, इस दांडी यात्रा में भाग लेते हैं, भैरव दत्त। उसके बाद एक नाम आता है ज्योतिराव पांडे का, ज्योतिराव पांडे, इन्होंने भी नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। और एक व्यक्ति थे खड़ग बहादुर, खड़ग बहादुर। ठीक, इतने व्यक्तियों ने उत्तराखंड से भाग लिया था गांधी जी के नमक सत्याग्रह में। ठीक, नमक सत्याग्रह की बात करें तो कब शुरू हुआ था ये, तो ये जो शुरू हुआ था ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। और ख़त्म कब हुआ था ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि जो दांडी यात्रा है या नमक सत्याग्रह था वो ख़त्म कब हुआ था, तो ख़त्म हुआ था 6 अप्रैल 1930 को। ठीक, यानी कि पूरे ये 24 दिन चला था, 24 दिन की पैदल यात्रा इसमें की गई थी। अगर पूछा जाए कितने दिन लगे, 24 दिन मैंने आपको बता दिया। कितने मील चले, तो 240 मील इसमें चले थे, यानी कि 385 किलोमीटर इसमें चले थे लोग। 300 मील, जो 1 मील होता है वो आपका होता है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर का होता है 1 मील। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नमक सत्याग्रह दांडी यात्रा जिसको कहते हैं। और एक पूछा जाए कि कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया था, तो इसमें टोटल जो सदस्य थे वो 79 थे। वैसे कहीं पे लिखा होता है 78 + 1, जो एक थे वो गांधी जी थे नेतृत्वकर्ता, बाकी ये थे क्या थे, इनके पीछे पीछे जो चल रहे थे। ठीक, तो ये है नमक सत्याग्रह। 13वां क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रदेश में ई गवर्नेंस के लिए किस संस्था से प्रदेश सरकार ने समझौता किया है? ठीक, तो प्रदेश में ई गवर्नेंस के लिए किस संस्था से प्रदेश सरकार ने समझौता किया है? तो संस्थाओं का नाम है TCS, इंटेल, IBM या विप्रो। तो IBM से क्या करा है, प्रदेश सरकार ने समझौता किया है ई गवर्नेंस के लिए। तो ऑप्शन सी एकदम क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 14वां क्वेश्चन, उत्तराखंड में लोगों की औसत जीवन प्रत्यक्षता कितनी है? तो जीवन प्रत्यक्षता जो दर है वो 63 वर्ष है। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, कुमाऊनी भाषा पर किस बोली का बहुत प्रभाव है? ब्रज भाषा का, अवधी भाषा का, खड़ी भाषा का या इनमें से कोई नहीं? तो अवधी जो भाषा है उसका प्रभाव बहुत है कुमाऊनी भाषा पर। ऑप्शन बी एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन लेते हैं, हवलदार, माया, सरोवर, चाँद और औरतों का शहर जैसे उपन्यासों के लेखक कौन है? ये सारे उपन्यास हैं, हवलदार हो गया, माया हो गया, सरोवर हो गया, चाँद और औरतों का शहर। इस उपन्यास के लेखक कौन हैं? शिवानी हैं, शैलेश मटियानी जी हैं, डॉक्टर करुणा कृष्ण या सुमित्रा नंदन पंत? तो इन सभी उपन्यासों के लेखक हैं शैलेश मटियानी। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 17वां क्वेश्चन, देहरादून में रेल सेवा कब प्रारंभ हुई थी? 1857 में, 1929 में, 1967 में या 1900 में? क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है।
उत्तराखंड के एग्जामों में। तो 17 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। 1900 में शुरू हुई थी देहरादून में रेल सेवा। 18वां क्वेश्चन है नैनीताल रोपवे की शुरुआत कब हुई थी? 1885, 1900, 1985 या 1983। तो नैनीताल रोपवे की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1885। ए ऑप्शन बिल्कुल सॉरी 1885, ठीक। 1985 नहीं होगा, 1885 या 1985 होगा, ठीक। 18 का जो होगा वो होगा सी ऑप्शन। इसको एक बार बिल्कुल आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ। 1885 या नहीं, 1985 बिल्कुल सही है। 100% क्या है 1985। 1885 तो बहुत पीछे चले गया, ठीक। 1985 में शुरुआत हुई थी नैनीताल रोपवे की। ऑप्शन सी एकदम सही होगा। 19वां क्वेश्चन लेते हैं। डोडीताल कितने कोनों वाली झील है? 5, 4, 6 या 7, यानी कि डोडीताल जो है उसमें कितने कोने हैं ये पूछा गया है। तो डोडीताल में जो है वो 6 कोने हैं। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है गढ़वाली व कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 3 से 4 सितंबर या 1-2 सितंबर या 6-7 सितंबर या 5-6 सितंबर, ठीक। तो कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा दिवस जो मनाया जाता है वो 1 और 2 सितंबर, 1 सितंबर को होता है गढ़वाली भाषा दिवस और 2 सितंबर को होता है कुमाऊनी भाषा दिवस, ठीक। तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 21वां क्वेश्चन। शुद्ध वर्तनी को छांटिए। तो यहाँ पर कवियत्री लिखा हुआ है, तो कौन सा कवियत्री सही रूप में लिखा हुआ है, यानी कि शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, वो आपको छांटना है, ठीक। तो सब इस तरह से लिखे हुए हैं। तो बी वाला जो आप देख रहे हैं कवियत्री वो एकदम सही लिखा हुआ है, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। तो पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है इसमें से लगन, आहट, माधुर्य या मीमांसा। तो पुल्लिंग जो शब्द है वो है आपका माधुर्य। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। ऋषि का स्त्रीलिंग पूछा गया है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है? ऋषिका है, ऋषिणी है, ऋषि है या ऋषि पत्नी है, ठीक। तो ऋषि का जो स्त्रीलिंग होगा वो होगा आपका ऋषिका। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है उससे अच्छे तो आप हैं, मैं कारक है। तो ये एक पंक्ति दे रखी है, उससे अच्छे तो आप हैं। इसमें आपको कौन सा कारक है ये बताना है। अधिकरण कारक है, करण कारक है, अपादान कारक है या कर्म कारक है। तो उससे अच्छे तो आप हैं में ऑप्शन सी यानी कि अपादान कारक है, ठीक। अपादान कारक में होता क्या है, इसमें अलगाव का भाव होता है, अलग होने का भाव या पृथक होने का भाव प्रकट होता है। ये तो सबको पता होगा कि ये तो होता ही है, ठीक। लेकिन साथ ही इसमें तुलना का भी भाव होता है, तुलना करने का भाव। तुलना करने का भाव जिसमें भी हो तो वो उसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। तो यहाँ पे तुलना की गई है कि उससे अच्छे तो आप हैं, ठीक। यानी कि उसकी तुलना आपसे की गई है, उसकी अच्छा यानी कि उसकी जो बुराई की गई है आपकी अच्छाई की गई है, यानी कि तुलना की गई है दोनों की, ठीक। तो यहाँ पर जब भी कभी तुलना हो तो कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 25वां क्वेश्चन। उल्लास का विलोम पूछा गया है। हर्ष होता है, विषाद होता है, कष्ट होता है या नैराश्य होता है। तो उल्लास का जो विलोम होगा, हर्ष का विलोम तो विषाद होता है, उल्लास का कष्ट होगा नहीं, तो उल्लास का विलोम होगा नैराश्य, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में एक वचन है, तो एक वचन आपको पहचानना है कि एक वचन कौन सा है। इसमें ओट है, दर्शन है, तेल है या प्राण है, ठीक। तो एक वचन आपको यहाँ पर ढूंढना है। तो एक वचन जो होगा वो होगा क्या? तेल, ठीक। बाकी सब क्या है? बहुवचन है। तो तेल क्या है? एक वचन है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 27वां। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो के लिए एक शब्द है, ठीक। तो ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसे क्या कहेंगे? महाकवि कहेंगे, कविराज कहेंगे, आशु कवि कहेंगे या कविश कहेंगे। तो उसे कहेंगे आशु कवि। ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन है मुझसे खाया नहीं जाता, इस वाक्य की पहचान कीजिए। तो मुझसे खाया नहीं जाता ये किस तरह का वाक्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या इनमें से कोई नहीं, ठीक। तो मुझसे खाया नहीं जाता ये है आपका भाववाच्य। तो ऑप्शन सी जो है वो एकदम सही हो जाएगा, ठीक। जब कभी भी असमर्थता का भाव पैदा हो, असमर्थ हो कोई चीज़ करने में, ठीक, तो वहाँ पर अगर वाच्य पूछा हो तो कौन सा हो? भाववाच्य हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया मुझसे खाया नहीं जाता तो भाववाच्य। ऐसे ही मुझसे चला नहीं जाता, भाववाच्य। मुझसे सोया नहीं जाता, भाववाच्य। मुझसे लिखा नहीं जाता, भाववाच्य। जहाँ असमर्थ हो लोग,
कोई भी काम करने में, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। तो 28 का सी हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन लेते हैं, गेहूं और गुलाब किसके द्वारा लिखित है, यानी कि गेहूं और गुलाब के लेखक यहाँ पे पूछे गए हैं, रामवृक्ष वेणुपुरी है, मुंशी प्रेमचंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या रामचंद्र शुक्ल। तो गेहूं और गुलाब की जो रचयिता है वो है रामवृक्ष वेणुपुरी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला शब्द है। ठीक, भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में जो ये भला शब्द है ये किस तरह का शब्द है पूछा, ये संज्ञा है, सर्वनाम है, अवयव है या विशेषण है। ठीक, तो भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में जो भला शब्द है वो आपका अवयव है, अवयव या अविकारी शब्द है। ठीक, अवयव या अविकारी शब्द में पहले ही बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन आ चुका है जब हम प्रैक्टिस सॉल्व कर रहे थे फर्स्ट या सेकंड शायद। तो अवयव शब्द वो होते हैं वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई भी बदलाव नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, उनको हम कहते हैं अविकारी या अवयव शब्द कहते हैं। ठीक, हाँ, वो क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछा था वो था कि अवयव या अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं, पहले ही बताया मैंने। तो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है क्रिया विशेषण अवयव, दूसरा होता है आपका संबंध बोधक अवयव, तीसरा होता है आपका समुच्चय बोधक अवयव और चौथा होता है आपका विस्मादी बोधक अवयव। ठीक, कभी कभी पूछ भी दिया जाता है कि अविकारी शब्द या अवयव शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, और अवयव शब्द क्या होते हैं, जिनमें लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अब जो भला शब्द है इसमें आप कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, ना इसका आप बहुवचन बना सकते हैं, ना इसको तोड़ सकते हैं। ठीक, इसका कोई और अर्थ निकलेगा ही नहीं। ठीक, तो ये क्या हो जाते हैं, अविकारी या अवयव शब्द इनको कहते हैं। तो भला मैं क्या कर सकता हूँ, भला में भला क्या है, अवयव शब्द है। ठीक, तो ये थे दोस्तों आज के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी उत्तराखंड के एग्ज़ाम में आने की संभावना इन क्वेश्चनों की ज़्यादा है, क्योंकि ये क्या है, आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बिल्कुल कहीं से छापे हुए नहीं है, बिल्कुल ही जो क्वेश्चन एकदम यूनिक क्वेश्चन होते हैं उस तरह के क्वेश्चन ही पूछता है यूके SSC, और उसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे हमारे इस प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों प्रैक्टिस सेट अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो रोज़ रात 8 बजे आपको 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे हमारे लॉग आउट एकेडमी चैनल पर। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जो वीडियो है उसका पता आपको सबसे पहले चल सके। तो दोस्तों आज की इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही, अगली प्रैक्टिस सेट कल रात 8 बजे आपको मिल जाएगी, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।